आरामदायक जगह पर रहना पसंद रखते थे। वो क्या है कि आलसी पड़े कुएं में वही चैन है, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा। तो इसलिए डिस्क्रीट से अपने पास कोई सरफेस है, ये ऐसी कोई सरफेस है, इसका एक छोटा सा हिस्सा, इसका एक छोटा सा सरफेस एरिया, बिल्कुल ये वाला सरफेस एरिया, एक छोटा सरफेस एरिया जो होगा उसे मैं क्या बोलूंगा, एलिमेंटल सरफेस एरिया, जिसे मैं छोटे से सरफेस एरिया यानी कि डीएस से डिनोट कर रहा हूं। मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा कमेंट में, मेरा ही लेक्चर है वो भी। तो जिस प्रकार अपन ने उसमें मतीरा काट के खाया था, एक जो है तरबूज काट करके खाया था, उसी प्रकार से तो तरबूज, जैसे मान लो तरबूज कंसीडर किया, वो क्या है, पूरा का पूरा एक वॉल्यूम है वी का, लेकिन इस पूरी शीट पर सिर्फ यही चार्ज थोड़ी मौजूद है, चार्ज तो खूब सारा मौजूद है सर, बिल्कुल बाढ़ आ रखी है सर चार्ज की। तो सर उन सभी, उस पूरी की पूरी बाढ़ ऑफ चार्जेस, उस पूरे के पूरे सिस्टम ऑफ चार्जेस, उस पूरे पूरे कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के कारण क्या होगी इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कैसे निकालेंगे कि सब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूं बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर है 32 और आज हम जानने वाले हैं कि कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। देखिए अभी तक हम जो देखते हुए आ रहे थे, चार्ज का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज के बारे में जिस जिस जगह भी हमने स्टडी की, वो एक उस चार्ज का डिस्क्रीट नेचर था। सर क्या होता है ये कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट नेचर, थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए क्या होता है, कंटिन्यूअस नेचर वो होता है किसी भी चीज का जिसमें वो एक फ्लो में मूव कर रहा हो। जैसे कि आपने वाटर फ्लो देखा है, जैसे कि वाटर है वो कैसे फ्लो करता है, वो एक कंटिन्यूअस मोशन करता रहता है, यानी कि कहीं से टूटता नहीं है। ऑल दो वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जो कि बहुत ही माइन्यूट लेवल पे होते हैं जिनसे वो बनता है। और एक नेचर होता है डिस्क्रीट नेचर। डिस्क्रीट नेचर का मतलब है जिनको अपन अलग अलग रूप से देख सके, अपनी नेक्ड आइज से अपन जिनको, जैसे कि अपन अभी तक सवाल करते आ रहे थे कई कई पे कि साहब ये चार्ज Q1 यहाँ पर है, यहाँ पर Q2 है, फिर दोनों के बीच में अपन उन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में अपन फोर्स डिफाइन किया था अपन ने, डायपोल के केस में -Q + Q अपन ने ऐसे लिया था। तो अभी तक अपन जो भी चार्ज ले रहे थे वो ऐसे डिस्क्रीट फॉर्म में ले रहे थे, फिर उनके बीच में फोर्स निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाली थी अपन ने सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से। लेकिन अगर क्या हो, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब जो है लॉन्च होएगा, लेकिन तब लॉन्च होएगा कि सब अपने पास चार्जेस जो है वो ऐसे अलग अलग फॉर्म में ना हो करके बहुत ही छोटे छोटे रूप में हो। यानी कि सपोज कीजिए, देखिए अभी पढ़ते हैं तो वैसे ही समझ में आ जाए, किसी वस्तु पर, किसी चीज पर, किसी सरफेस पर, मेटल सरफेस पर चार्ज अगर पूरी तरीके से फैला हुआ है और कंटिन्यूअस वेव में है और उसके बहुत ही स्मॉल एलिमेंट अपन निकाल सकते हैं, तो वो एक तरीके से उस कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को अपन उसका एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। आइए रीड करते हैं कि सब वन रीजन व्हाई वी रिस्ट्रिक्टेड टू डिस्क्रीट चार्जेस। अभी तक अपन क्या कर रहे थे कि सर डिस्क्रीट नेचर की बात करते थे। तो one reason why we restricted to discrete charges is that the mathematical treatment is simpler and does not involve calculus। इन सब में क्या था, सिंपली अपन वेक्टर यूज करते थे, हाँ भाई साहब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ एक इस तरफ है तो दोनों का नेट बीच में आ जाएगा। तो उनमें जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो भी इन्वॉल्व होती थी वो सारी कैसी होती थी, सिंपलर होती थी कंपैरेटिवली, जो कि अब हम आगे करेंगे, जिसमें क्या इन्वॉल्व होएगा, कैलकुलस। सर कैलकुलस क्या होता है, सिर्फ मोटे रूप में वन लाइनर आंसर इसका यही है, कैलकुलस बेसिकली जिसमें अपन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है ज्यादातर रूप में अपन को देखने को मिलता है, वही अपना सिंपली क्या होता है, कैलकुलस। अपने आप में एक वास्ट जो है बैकग्राउंड है, वास्ट जो है फील्ड है मैथ्स का, बट अपन सिंपली अभी तो ये जान के दे लेंगे कि अब जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे इस पर जो आधारित होंगे उस पे अपन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की चर्चा ज्यादा करेंगे। सबसे ज्यादा चर्चा इंटीग्रेशन की हो रही होगी, गॉस लॉ जब अपन आगे के सवाल इसमें करेंगे, ठीक है। तो यानी कि इसके जो डेरिवेशन होंगे कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित जो डेरिवेशन होंगे उसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व हो रहा होगा। खैर बढ़ते हैं अपन इस पे। तो क्या कह रहा है कि डिस्क्रीट नेचर में क्या होता था, कैलकुलेशन सिंपल होती थी, इसलिए अपन वो कहते हैं ना आरामदायक जगह पर रहना पसंद रखते थे। वो क्या है कि आलसी पड़े कुएं में वही चैन है, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा। तो इसलिए डिस्क्रीट नेचर वही है, वो आलसी का वो कुआ है जहां पर वो आरामदायक रहना पड़ता है। लेकिन जैसे ही कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर आते हैं तो अपन को कैलकुलस करनी पड़ती है, तो वो उसके लिए एक गैर आरामदायक, एक नॉन कंफर्टेबल, डिसकंफर्टेबल जो है प्लेस हो जाता है। बट हाउ एवर देर आर सम कंडीशंस, लेकिन कुछ जगह ऐसी जरूरी ही हो जाती है जहां पर चार्जेस इतने पास मौजूद होते हैं कि उन्हें क्या कंसिडर किया जा सकता है, इस प्रकार से कंसिडर किया जा सकता है कि वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लेट्स से अपने पास एक वायर है, ये वायर है, ठीक है, एक वायर मौजूद है, लेट्स से अपने पास ये वायर है, मेटल वायर, सिंपली एक वायर समझ लो। और लेट्स से इस वायर पर अपन ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया और वो चार्जेस बहुत ज्यादा पास पास में,
ऑल्दो मैंने यहाँ पर आपको दिखा रखा है प्लस प्लस ऐसे अलग अलग बना करके, लेकिन ये असल में कितना है, असल में सर ये बहुत ज्यादा पास पास है, बिल्कुल इतना। ये जो प्लस प्लस आप देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज, ये इतना ज्यादा पास है कि मैं इसे ड्रॉ ही नहीं कर सकता, अलग से मैं इसको ड्रॉ ही नहीं कर सकता, अलग के रूप में डिस्क्रीट फॉर्म में। ये डिस्क्रीट फॉर्म ही तो है, इस डिस्क्रीट फॉर्म में मैं इनको ड्रॉ ही नहीं कर सकता, असल में ये इतना पास है, लेकिन दिखाना तो पड़ेगा, तो इसलिए दिखाने के लिए चार्जेस तो ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो कई बार कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि चार्जेस इतने पास हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, कि अपन ऐसा मान लेते हैं कि वहां पर चार्जेस किस रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूअस वे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। आगे बढ़े कि सब इफ द नेट या टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी बी क्यू। अब अपन माने कि अगर किसी इस टोटल कोई भी बॉडी, लेट्स से कि कोई स्फीयर ले लो, कोई शीट ले लो, उस पे अगर टोटल चार्ज जो मौजूद है वो कितना है, क्यू है। पूरी की पूरी शीट पर टोटल चार्ज कितना है, ये पूरी शीट है, इस पर टोटल चार्ज कितना है। अब ये अलग अलग दिखा रहा हूं, लेकिन असल में कैसा है सर, ये बहुत छोटे छोटे रूप में मौजूद है कि आप इसे डिस्क्रीट फॉर्म में दिखा ही नहीं सकते। तो अगर मान लेते हैं ये छोटा 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 करके ये पूरा चार्ज इस शीट पर कितना है, क्यू है। आगे, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ डी क्यू। और ये जो छोटा छोटा करके जो पूरा का पूरा चार्ज फैला हुआ है इस शीट पर, इसका एक छोटा सा एलिमेंट क्या ले रहे हैं अपन, डी क्यू ले रहे हैं। डी क्यू मतलब, डी का मतलब है बहुत छोटा, ऐसे मान लो डी का मतलब है बहुत छोटा चार्ज, इसको बोलते हैं अपन एलिमेंटल चार्ज, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ dq। देन द चार्ज डेंसिटीज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कैन बी डिफाइंड एज। तो चार्ज डेंसिटी किस हिसाब से डिफाइन की जाएगी, जो कि किस पर आधारित होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पर आधारित। देन द चार्ज डेंसिटी इज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या सर, कि किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, क्या लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, क्या किसी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो क्या टाइप है डिस्ट्रीब्यूशन का, चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन का, उस पर डिपेंड करती है उसकी चार्ज डेंसिटी। और वो चार्ज डेंसिटीज अब अपन जो है यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं, समझने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहली चार्ज डेंसिटी कौन सी पढ़ रहे हैं अपन, लीनियर चार्ज डेंसिटी। आइए लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ते हैं। इसे सबसे पहली बात तो इसे लैम्डा से डिनोट किया जाता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट किया जाता है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, लैम्डा से किया जाता है। और डिफाइन कब होती है ये वाली चार्ज डेंसिटी लैम्डा कब डिफाइंड होती है सर, कि सब जब चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो यूनिफॉर्मली अलोंग अ लाइन, एक लाइन के अलोंग, एक सीधी सपाट लाइन के अलोंग आपका चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तब आपकी ये लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइंड होती है। और किस हिसाब से डिफाइंड होती है, तो जनरली इन कॉमन लैंग्वेज में अपन इसको बोल देते हैं, याद रखने के लिए, कि सब चार्ज पर यूनिट लेंथ, कि अगर चार्ज ऊपर रहे और यूनिट पर में यानी कि अपॉन में आपके पास लेंथ रहे, तो वो आपकी क्या कहलाती है, लीनियर चार्जेस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लेट्स से कि मेरे पास एक ये वायर है, वायर कैसा है, लीनियर है। लीनियर मतलब एक लाइन में है, यानी कि बेसिकली अगर मैं कहूं तो मैं इसको मोर प्रिसाइज वे में क्या कहूंगा, 1D कहूंगा। कि सर जब वन डायमेंशन में आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, लीनियर वे में या वन डायमेंशन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है किसमें, वन डायमेंशन में, इसमें वन डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट हो। तो जब वन डायमेंशन में आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उस तब जो आपकी चार्ज डेंसिटी डिफाइंड होगी वो क्या होगी सर, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लेट्स से कोई वायर है, 1D वायर है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है पॉजिटिव चार्ज, और इसका एक छोटा सा हिस्सा मैंने यहां पर कंसीडर किया कि सर इसकी लंबाई, इस लेंथ की लेंथ, इस वायर की लेंथ तो खूब लंबी होगी, लेकिन इस लेंथ का एक छोटा सा हिस्सा मैंने कंसीडर किया, जिसको मैंने क्या बोला, DL। देखिए डी लगते ही वस्तु छोटी हो जाएगी फिजिक्स में, बस ये याद रखें। तो DL मतलब बिल्कुल छोटी सी लेंथ अपन ने इसकी कंसीडर करी, और इस छोटी सी लेंथ पर, इतनी छोटी है कि दिखा नहीं सकता, बट दिखानी तो पड़ेगी, तो ये जूम करके बता रहा हूं, ऐसा सपोज करो। तो इतनी छोटी है, और इतनी सी छोटी सी लेंथ पर अपने पास कुछ ना कुछ चार्ज तो मौजूद होगा। वो छोटा सा चार्ज क्या मान रहे हैं अपन, वो छोटा सा चार्ज अपन मान रहे हैं सर DQ। ठीक है, तो लैम्डा कैसे डिफाइंड हो जाएगा, कि सर वो छोटा सा चार्ज अपॉन में वो छोटी सी लेंथ। लेकिन मान लेते हैं कि इस पूरी पर, मान लेते हैं कि ये इनफाइनाइट नहीं है, वैसे तो अभी मैंने डैश डैश करके दिखा दी कि सर और भी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर कुछ फाइनाइट हो गई तो, कि सर जैसे कि ये रॉड है मेरे पास, अब इसकी लेंथ सर मेरे पास फाइनाइट हो गई, और इस पर भी छोटा छोटा करके खूब सारा चार्ज मौजूद है, लीनियरली जो है इस पर पड़ा हुआ है, और टोटल चार्ज इस पर सर मैं क्या मान रहा हूं, क्यू मान रहा हूं। तो सर इसकी लैम्डा कैसे डिफाइंड होगी, तो इसकी लैम्डा ऐसे होगी, इस पर मौजूदा टोटल चार्ज अपॉन इसकी टोटल लेंथ। याद रखना, चार्ज और लेंथ वही रखना है कि जिस लेंथ में अपना चार्ज डिफाइन कर रहे हैं।
डीएल लेंथ में डिफाइन कर रहे हैं तो उस डीएल लेंथ में मौजूदा चार्ज आएगा, टोटल लेंथ में डिफाइन करें तो उस लेंथ में मौजूदा टोटल चार्ज आएगा, इस प्रकार से। आइए अब आगे की दोनों चार्ज डेंसिटीज पढ़ते हैं, यहां तक नोट कीजिए आप 1 2 3 4, होप आपने नोट कर लिया होगा। आइए अब समझते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। यस सर, सरफेस देखिए अपन ने देखा लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ दिखाया जाता है, इसी प्रकार से होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी कि सर अगर हमारा जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो एक 2D स्पेस पर, एक सरफेस पर। सरफेस किससे बनी होती है? सरफेस जो होती है वो एक 2D शेप ही तो होगी, तभी तो सरफेस बोलेंगे उसको। और ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। सर ये किसका सिंबल है? ये सिग्मा का सिंबल है, ठीक है। आधा न हिंदी में लिखते हैं ना, आधा न, तो वो है ये आधा न, सिग्मा। खैर, तो ये होता है सर चार्ज पर यूनिट एरिया के हिसाब से ऊपर आ जाएगा चार्ज, और वो वही चार्ज जो कि किसी एक पर्टिकुलर डीएस सरफेस एरिया में, एक छोटा सा सरफेस एरिया में जो चार्ज मौजूद, जैसे कि लेट्स से सपोज करो ये अपने पास एक 2D शीट है, ये क्या है? एक 2D शीट है या सरफेस है, कुछ भी कंसीडर कर लो, ठीक है। शीट मतलब समझ रहे हो, जैसे कि लेट्स से कोई कॉपी है मेरे पास, ठीक है, उसमें क्या था? उसमें एक सरफेस, उसमें एक लाइन पर चार्ज मौजूद, जैसे कि एक लाइन है, ये एक लीनियर ऑब्जेक्ट सपोज करो इसको, और इस पर चार्ज मौजूद था, वो अपन ने कंसीडर किया था लीनियर चार्ज डेंसिटी में। अब यहाँ पर एक सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो एक सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी सर। तो लेट्स से अपने पास कोई सरफेस है, ये ऐसी कोई सरफेस है, इसका एक छोटा सा हिस्सा, एक इसका एक छोटा सा सरफेस एरिया, बिल्कुल ये वाला सरफेस एरिया, एक छोटा सा सरफेस एरिया जो होगा उसे मैं क्या बोलूंगा? एलिमेंटल सरफेस एरिया, जिसे मैं छोटे से सरफेस एरिया यानी कि डीएस से डिनोट कर रहा हूँ। अब चार्ज तो इस पूरी शीट पर मौजूद है, कहीं ना कहीं बिल्कुल पूरी की पूरी शीट पर मौजूद है, लेकिन इस छोटी सी सरफेस पर भी कुछ ना कुछ चार्ज रहा होगा, उस छोटे से चार्ज को मैं क्या बोल रहा हूं? डी क्यू बोल रहा हूं। तो इसलिए सिग्मा कैसे डिफाइंड हो जाएगी कि सर डी क्यू बाई डी एस। लेट्स से इस पूरी शीट पर जो टोटल चार्ज मौजूद है वो कितना है? क्यू मौजूद है, और इस पूरी शीट का जो सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया, वो कितना है सर? वो एस है। तो अगर पूरी के लिए कंसीडर करेंगे तो इस पूरी का सरफेस एरिया और ऊपर क्या रहेगा हमारे पास? इस पूरी पे मौजूदा टोटल चार्ज, ठीक है। तो इस प्रकार से सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। सिमिलरली आती है अपने पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ऑब्वियस सी बात है सर, आपने लीनियर के लिए बता दिया, सरफेस के लिए बना दिया, तो वॉल्यूम ही बच रहा है। आपने 1D के लिए बता दिया, 2D के लिए बता दिया, तो अब किसके लिए बच रहा है सर? 3D के लिए बच रहा है। इसलिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिनोट करते हैं रो से। क्या है सर? ये रो है, यानी कि आप 10th क्लास में रेजिस्टिविटी जिससे डिनोट करते थे वो है ये रो। इस सिंबल का नाम क्या है? इसका सिंबल का नाम है रो, ठीक है। तो डेंसिटी जनरली किससे डिनोट की जाती है? रो से ही की जाती है। When the charge is distributed over whole of the volume of a 3D body, 3D body जरूरी है वॉल्यूम डिफाइंड। देखिए वॉल्यूम डिफाइन ही 3D बॉडी के लिए होता है, 2D के लिए डिफाइंड नहीं होता। तो सपोज करो आपके पास कोई फुटबॉल है, एक स्फेरिकल बॉल कंसीडर करो, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? ये एक स्फेरिकल बॉल है, स्फेयर है, फुटबॉल है, कंसीडर करो, ठीक है। इस प्रकार से कोई स्फेयर मौजूद है अपने पास, और इसका एक छोटा सा वॉल्यूम अगर मैं कंसीडर करूं, सर छोटा सा वॉल्यूम कि सर जैसे आपने सॉलिड एंगल वाले लेक्चर में बताया था, हाँ बिल्कुल वही वाला सॉलिड एंगल वाला लेक्चर देखकर आ जाना, ये आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कमेंट अगर नहीं देखा हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा कमेंट में, मेरा ही लेक्चर है वो भी। तो जिस प्रकार अपन ने उसमें मतीरा काट के खाया था, एक जो है तरबूज काट करके खाया था, उसी प्रकार से तो तरबूज, जैसे मान लो तरबूज कंसीडर किया, वो क्या है? पूरा का पूरा एक वॉल्यूम है वी का, और उस पूरे के पूरे वॉल्यूम में जो चार्ज मौजूद है वो कितना है? क्यू मौजूद। लेकिन अगर उसका एक छोटा सा पीस अगर मैं कट करके निकालूं तो वो क्या होगा? उसका लिए एक छोटा सा वॉल्यूम होगा जिसमें छोटा सा चार्ज डी क्यू मौजूद होगा। तो इस प्रकार से आपके पास रो डिफाइंड होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से, ये डिफाइंड होता है। चार्ज हो गया ऊपर और नीचे उसी का वॉल्यूम, ठीक है सर। आइए इसको नोट कीजिए, फिर अपन इसी के नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। 1 2 3 4। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। सर आपने समझा तो दिया कि कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और उनमें अपन चार्ज डेंसिटीज क्या क्या किस किस हिसाब से देखते हैं, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज। अब उनका सिग्निफिकेंस क्या है? अचार डालू क्या मैं उन सबका? नहीं, वो काम में आती है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड? उस ही कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही होगी, चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, स्टेशनरी चार्ज जनरेट करता है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं? उनमें उनका यूज होता है चार्ज डेंसिटीज का। आइए पढ़ते हैं। इट इज पॉसिबल टू यूज कुलाम्स लॉ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज। कुलाम्स लॉ इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यानी कि बेसिकली डिस्क्रीट चार्ज की वजह से। एंड देन फाइंडिंग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय समिंग अप ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस। और सिस्टम ऑफ चार्जेस अगर होते हैं तो क्या किया था? कुलाम्स लॉ
हर दो म्यूचुअल चार्जेस के बीच में लगा दिया था, फिर उनका अपन ने क्या कर दिया था, समिंग अप कर दिया था, वेक्टर सम कर दिया था सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का अलग अलग चार्जेस की वजह से जो। अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस किया था ना टॉपिक, जाकर के देख लो उस टॉपिक में यही तो किया था, अलग अलग एक सिस्टम ऑफ चार्जेस से अलग अलग चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे निकाली, समिंग अप करके। बेसिकली कुलाम्स लॉ इस्तेमाल तो हुआ था। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि कुलाम्स लॉ एक डिस्क्रीट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर सकता है और उसी के साथ साथ सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता है। बट लेकिन इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है कुलाम्स लॉ उस सिस्टम पर लगाना, उस ऐसे सिस्टम ऑफ चार्जेस पर लगाना जिसमें छोटे छोटे चार्जेस लार्ज नंबर में मौजूद हो, और वो किस तरीके से लुक लाइक हो, किस तरीके से दिख रहा हो, एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से दिख रहा। अरे भाई सबके लिए थोड़ा ना लगाओगे, कितने सारे एलिमेंटल चार्ज होंगे डी क्यू डी क्यू, सबके लिए लगाते फिरोगे क्या, इनन्यूमरेबल ऑफ चार्जेस होंगे वो, तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है वो लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस जब प्रेजेंट होते हैं सिस्टम। तो उस केस में क्या करते हैं, इन सच केसेस, ऐसे केसेस में, इस कॉम्प्लिकेटेड केसेस में क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलस का इस्तेमाल करके, और उसमें भी कौन से कंसेप्ट का हेल्प लेकर के, बाय द यूज ऑफ कंसेप्ट ऑफ चार्ज डेंसिटीज जो अभी अपन ने पढ़ी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज। तो उसमें कैलकुलस लगाते हैं उन चार्ज डेंसिटीज का इस्तेमाल करके और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। फिर यहां पर अब ऐसे केसेस में कुलाम्स लॉ नहीं लग पाएगा, फिर अपन को कैलकुलस लगानी पड़ेगी और जो है इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा और चार्ज डेंसिटी। समझ रहे हो, ये है बात यहां पर कहने की। इफ वी कंसीडर द स्मॉल चार्ज डी क्यू बी अ पॉइंट चार्ज, अब वो जो बहुत सारा जो चार्ज मौजूद है किसी शीट पर, किसी लाइन पर, या किसी फुटबॉल के अंदर, उसके एक बहुत ही छोटे चार्ज को, उसके एक एलिमेंटल चार्ज डी क्यू को अपन क्या कंसीडर कर, अरे भाई वो अपने आप में तो डिस्क्रीट ही है, चार्ज खूब सारा मौजूद है, लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा जाए तो बहुत छोटे से छोटा जो चार्ज होगा उसको वो अपने आप में एक डिस्क्रीट नेचर रखा होगा, एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया उसको, एज इट इज वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा स्मॉल है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, अब उसकी वजह से पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस स्मॉल चार्ज डी क्यू की वजह से, वो कुलाम्स लॉ की वजह से किस केस से लिखी, यानी कि उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला पहले निकाला गया था वो भी तो कुलाम्स लॉ से ही आया था बेसिकली, जिसमें अपन ने E = F/Q इस्तेमाल किया था। तो वहां से अपन ने उसको एक डीक्यू का एक स्मॉल चार्ज कंसीडर किया, तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते थे सर, KQ/R² लिखते थे। अरे यार यही तो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कई बार, KQ/R², सवाल भी करा रखे इस पे। तो K क्या था, 1/4πε0, Q है यहाँ पर ये DQ, वहां पर Q डिस्क्रीट था और आराम से पॉइंट चार्ज था, विजिबल था। यहां पर DQ कंसीडर किया है, दिख नहीं रहा, कंसीडर किया है बहुत छोटा सा एलिमेंटल चार्ज उस चार्ज शीट पर जिसपे इनन्यूमरेबल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस, स्मॉल चार्जेस जो है प्रेजेंट है, तो उस यहां पर कंसीडर किया है। तो ये जो क्यू है किससे बदल गया, उस कंसीडर्ड स्मॉल चार्ज पॉइंट चार्ज डी क्यू के साथ, और वो दूरी R²। ठीक है, समझ रहे हो, जैसे कि इसको ऐसे समझो कि इसको आपने नोट कर लिया होगा, नहीं कर लिया तो बैक जा करके कर लेना, आपके पास तो वीडियो है, बैक जा सकते हो। ठीक है, तो लेट्स से अपने पास ये एक शीट मौजूद है और उस पे इनन्यूमरेबल ऑफ खूब सारा छोटा 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 करके खूब सारा चार्ज मौजूद है। इस शीट से इस ये पी पॉइंट मौजूद है और कितनी दूरी पर मौजूद है सर, आर दूरी पर मौजूद है। तो इसका अगर एक छोटा सा मैंने चार्ज कंसीडर किया जिसको मैं डी क्यू बोल रहा हूं, तो इस डी क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर जो कि आर दूरी पर है, कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे निकालेंगे कि सर वही KQ/R² लगाएंगे। अब की बार यहाँ पर जो डिस्क्रीट चार्ज है वो डी क्यू है रादर देन क्यू, सिंपल सी बात है, ये अपने पास आ गया। यहाँ पर आर क्या है, डिस्टेंस है, इस चार्ज डी क्यू और पॉइंट पी के बीच की डिस्टेंस है। अब अगर ये तो हुआ सिर्फ एक छोटे से चार्ज के कारण, डी क्यू के कारण, लेकिन इस पूरी शीट पर सिर्फ यही चार्ज थोड़ी मौजूद है, चार्ज तो खूब सारा मौजूद है सर, बिल्कुल बाढ़ आ रखी है सर चार्ज की। तो सर उन सभी, उस पूरी की पूरी बाढ़ ऑफ चार्जेस, उस पूरे के पूरे सिस्टम ऑफ चार्जेस, उस पूरे पूरे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के कारण क्या होगी इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कैसे निकालेंगे कि सब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑल डी क्यू, सारे सारे डी क्यू डी क्यू डी क्यू, सभी डी क्यू की वजह से क्या होगी, वेक्टर सम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू ऑल स्मॉल चार्जेस। यहां पर मौजूदा डी क्यू जो चार्ज होगा उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी, यहां पर जो मौजूद होगा उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी, उन सभी का वेक्टर सम, और उसे अपन डिनोट करते हैं कैसे, लिमिट टेंडिंग टू जीरो करके। यानी कि आप इसको ऐसे समझो कि लिमिट टेंडिंग टू जीरो का मतलब है अपन समेशन लेते हैं पहले, फिर उस समेशन को अपन इतना छोटा कंसीडर करते हैं कि उसको अपन किस में कंसीडर कर लेते हैं। आप तो डायरेक्ट इसको
इंटीग्रेशन के में ही जानो, लिमिट टेंडिंग टू जीरो करा तो यहां पर क्या आया, इंटीग्रेशन आया अपने पास। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी, ये सभी, ये जो इसकी वजह से जो डीई यहां पर जनरेट हुई है, तो इसकी वजह से जो यहां पर डीई जनरेट हुई इसकी वजह से, तो इन सभी डीई वेक्टर्स का क्या कर दिया अपन ने, इंटीग्रेशन कर दिया, सम अप कर दिया, वेक्टर सम कर दिया। और वेक्टर सम किससे किया है, इंटीग्रेशन से किया है, ठीक है। और यानी कि अपने पास अब आपको पता है इंटीग्रेशन से कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाती है, तो ये कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई और पूरा का पूरा इंटीग्रेशन अपने पास इस पे अप्लाइड हो गया, ठीक है। तो ये था आपका कंसेप्ट। अब यही जो dq है, इसी dq को अपन बदलते रहेंगे अलग अलग चार्ज डेंसिटीज के साथ, और अपने पास जो है वो एक एक डेरिवेशन प्रूव होता रहेगा। अभी गॉस लॉ करते ही इससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर आप देखोगे यही फॉर्मूला सब जगह यूज हो रहा होगा, एग्जैक्टली यही फॉर्मूला सब जगह यूज हो रहा होगा, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं। तो इसलिए ये फॉर्मूला आया कैसे, ध्यान रखना है, dq चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसका